अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी और आज हम बात करेंगे सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, जो कि पीपल्स पार्टी जीत चुकी है और बाकी तमाम 8 सियासी जमातें उन नताइज से नाखुश नज़र आ रही हैं और उनका कहना है कि धांधली हुई है और अदम एतमाद का भी इजहार किया है और उन तमाम सियासी जमातों की सपोर्ट से ही मौजूदा हुकूमत चल रही है और उनके इत्तेहाद के बगैर, उनकी सपोर्ट के बगैर मौजूदा हुकूमत जो है नहीं चल सकती, कायम नहीं रह सकती। लेकिन उनका एतमाद नज़र नहीं आ रहा, वो नाला नज़र आ रही है और वो इन इलेक्शन से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। तो इसके साथ ही बात करेंगे जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च महंगाई के हवाले से जारी है और जो है उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत दोनों की पॉलिसीज़ जो थी गलत थी और दोनों नाकाम रहे गुर्बत को कंट्रोल करने में, महंगाई को कंट्रोल करने में। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान में जो हल्का बंदियाँ की गई उसके हवाले से अवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद हनीफ़ खान, कबायली रहनुमा हैं। इसके अलावा ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे एजाज़ सैयद, सीनियर सहाफ़ी हैं, और इसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे एजाज़ अकबर यूसुफज़ई, सीनियर सहाफ़ी। सबसे पहले हम अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इनसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनको क्या लगता है कि जो सिंध में मामलात हुए कल, सर बताइएगा कि कल जो सिंध में मामलात हुए, इलेक्शन हुए और इलेक्शन के जो नताइज सामने आए तो पीपल्स पार्टी जो है वो जीतती नज़र आ रही है और जीत चुकी है, ठीक है, लेकिन जो बाकी 8 जमातें हैं वो उन नताइज को एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि वाकई धांधली हुई और ये क्या मामलात हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपकी टीवी का शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। इलेक्शन पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए हैं तो उस इलेक्शन पे कभी भी कोई मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि हर वक्त जब भी कोई विन करता है तो इस पे ये एलिगेशन होते हैं कि इन्होंने धांधली की है। सही। तो धांधली के रोकथाम के लिए कोई कानून पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जिस तरह बाहर के ममालिक में है। तो ये साफ शफाफ इलेक्शन कब होंगे इसका हम लोग वेट करेंगे, वरना ये हालात इसी तरह चलते रहेंगे। जब कोई जीतेगा तो धांधली होगी, जो हारेगा वो धांधली के इल्ज़ामात लगाएंगे। बिल्कुल सही। सर बताइएगा कि बलूचिस्तान में जो हल्का बंदियाँ हुई हैं तो उस हवाले से क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बलूचिस्तान पश्तून और बलोच 2 ट्राइब पे ये सूबा बना हुआ है। सही। और इस सूबे में पठानों के जो हकूक़ होते हैं वो इनको कभी भी नहीं दिए गए। सेंसिस में हल्का बंदियाँ होती हैं, डिलिमिटेशन होती हैं, लेकिन मुसाखिल ज़िला जो 2002 से 2017 तक अपना हल्का रखता था, अपना सीट था, इस पे 3 जो है जनरल इलेक्शन हुए और 1 ज़मीनी इलेक्शन हुआ। सही। सेंसिस 2017 के बाद हमारे साथ एक नारवा अमल इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ जिसमें मुसाखिल को 2018 के इलेक्शन में शेरानी के साथ मार्च किया। सही। फिर इसके बाद जब ये 2 डिवीज़न बने, शेरानी ड्रॉप डिवीज़न में कन्वर्ट हो गया और हम रह गए हैं लोरलाई डिवीज़न के साथ। लोरलाई डिवीज़न के साथ जब हमारा डिवीज़न हमारा अलहदा हुआ तो इन्होंने अभी एक नारवा अमल जो बिल्कुल मज़म्मत लफ्ज़ इसके लिए बहुत कम है, इन्होंने हमें बारकान के साथ जो है मार्च कर दिया गया। हालांकि बारकान और मुसाखिल की आबादी, यानी ये मैं बताना चाहता हूँ कि मुसाखिल की आबादी जो है वो 1,67,000 और बारकान की आबादी 1,71,000, लेकिन इससे कम हल्के हैं जिनको ये सीट दिए गए हैं उनकी आबादी मुसाखिल बारकान दोनों से कम है। सही। जिस तरह आप अगर देखें खारान की आबादी 1,21,000, इसी तरह दुकी की आबादी 1,52,000, इसी तरह जो जलमक्सी है इसकी आबादी 1,48,000 और खारान की आबादी 1,62,000। ये 4 हल्के जो हैं ये मुसाखिल और बारकान से आबादी में कम है, लेकिन इनको हल्का दिया गया है और हमारे हल्के को एक दूसरे के साथ मर्ज किया गया, जिस पे हम लोगों ने जरगे भी किए हैं और N70 किंगरी रोड को हमने 11 घंटे ब्लॉक रखा। हमें ये यकीन दहानी करवाई गई है कि हम आपको सुनेंगे और आपका हल्का आपको अलहदा करके देंगे। तो आपकी तरफ से क्या इक़दामात उठाए गए हैं इस हवाले से? इसके हवाले से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं। इलेक्शन कमीशन जो ज़िला मुसाखिल में इनका ऑफिस है इनके सामने और प्रेस क्लब के सामने हमने प्रोटेस्ट किया है। इसी के साथ हमने N70 रोड को ब्लॉक किया था 11 घंटे और आज हम लोग आए हुए हैं 2-3 दिन से इस्लामाबाद में हैं। इलेक्शन कमीशन में अपना जो कानूनी हक है उसके लिए आए हुए हैं। इंशाल्लाह एक केस हम लोगों ने फाइल किया है, उसको अभी डिफेंड कर रहे हैं। सही। तो आपकी क्या डिमांड्स है? डिमांड्स के हवाले से बताइए और आपको क्या लगता है कि जो है आपकी तमाम डिमांड्स मान ली जाएंगी और इन पर अमल कर लिया जाएगा? हमें पाकिस्तान का शहरी समझा जाए और सूबे में जो हकूक़ बलोच के हैं वो पठान के भी होने चाहिए।
हल्के के हवाले से हमारा हल्का सबसे पुराना हल्का है, उसको उसे पुरानी पोजीशन पे बहाल रखा जाए। अगर इन्होंने कोई डिलिमिटेशन करनी है, जो नए हल्के बने हैं उनमें किसी इलाके को अगर वो फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं उनके रूल, तो वहाँ पे उनको मर्ज किया जाए, हमारे इलाके को अकेला अपना हल्का डिक्लेयर किया जाए। सही, तो आप चाहते हैं कि आपका अपना एक हल्का हो और उसका एक अलग से नुमाइंदा हो जो आपके मसाइल जो है पाकिस्तान में जो है अपनी नुमाइंदगी करे। बिल्कुल, मुस्तकिल एक पुअर डिस्ट्रिक्ट है। सही, पसमानदगी उसके अपने मसाइल हैं। हाँ, पसमानदगी के लिहाज से बिल्कुल टॉप पे है। तो एक एमपी से उसकी ये पसमानदगी शायद कभी भी ख़त्म ना हो। हम दूसरे सीट के लिए डिमांड कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में आपको एक सीट मिल जाए ताकि आपके जो तमाम मसाइल हैं उनको उजागर किया जा सके पार्लियामेंट की सतह पर। हमारे सूबाई असम्बली में जो सीट थी उसको वापस बहाल किया जाए ताकि हमारे अवाम की जो पसमानदगी है और जो गुर्बत है उसको दूर करने में हमारा सियासी रोल हो। सही सही, बिल्कुल ठीक है। सर, आप क्या कहेंगे कि जो महंगाई के आजकल मामलात चल रहे हैं वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान को जो हिट कर रहे हैं, हर इलाके को हिट कर रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च भी सामने आ रहा है और उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत और गुज़श्ता हुकूमत दोनों की पॉलिसीज़ जो है सेम है और दोनों नाकाम दिखाई दी है महंगाई को कंट्रोल करने में। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है? मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, स्ट्राइक से या ट्रेन मार्च से, इन मार्चों से हमारी ज़िंदगी या हमारे मुल्क की हालत कभी भी नहीं बदलेंगे। अगर बदलने हैं तो टेबल टॉक से होंगे। टेबल टॉक में फिर जो है ना आपने सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाना है। और ये अभी जो महंगाई चल रही है, मसनूई महंगाई है, इसको ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर कोई पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क को डुबाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। महंगाई अगर इंटरनेशनली देखी जाए तो इतनी नहीं है जितने पाकिस्तान में हम फेस कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों की अभी जो है क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। खुदा से डरे, सियासत और चीज़ों पे भी हो सकता है, आवाम को महंगाई के लिहाज से तंग ना किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और महंगाई से जो है पाकिस्तानी शहरी बहुत जो है परेशान है, नाला नज़र आते हैं और बिलों में इजाफा किया जा रहा है। इसके साथ यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जो है आपको मिलते हैं। रहिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक करेंगे आपको और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे हमें एजाज सैयद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। सर, बताइएगा, अगर सिंध के जो इलेक्शन चल रहे हैं, अगर पहले मरहले पर इतनी बेयकीनी है और अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है MQM का पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो फिर ये आगे मामला कैसे बढ़ेंगे जबकि उनका किरदार जो है मौजूदा हुकूमत में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और उनके बगैर जो ये मौजूदा हुकूमत क्योंकि इनके इत्तेहाद से कायम हुई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो कल इलेक्शन हुए? देखिए, जो मौजूदा गवर्नमेंट है एक इत्तेहाद, ऐसे इत्तेहाद से जो कि एक ऐसे रहनुमा और ऐसी पार्टी के खिलाफ है जो सब जमातों के लिए एक चैलेंज है। इन तमाम सियासी जमातों के अपने जाती मफादात भी हैं, इंफरादी मफादात भी है और ये बाहमी मफादात का जो सांचा है उसमें ढल के ये हुकूमत बनी है। जो सिंध के इलेक्शंस हुए हैं, आपको पता है हमारे यहाँ एक रवायत है कि इलेक्शंस जो है उनके ऊपर, कोई भी इलेक्शंस हो उनके ऊपर कभी जमातें अपने इत्मीनान का इजहार नहीं करती। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। ये हमारी एक बड़ी बदकिस्मत रवायत है। पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इलेक्शंस हुए वो 1970 के इलेक्शंस थे, लेकिन उसका जो मैंडेट है उसको भी तस्लीम नहीं किया गया था और आपको पता है कि मुल्क दो लख्त हो गया था। उसके बाद जितने भी इलेक्शंस आए उनके ऊपर सवालिया निशान रहा, लेकिन गिवन दी सर्कमस्टांसेस, आप सिंध के इलेक्शंस की बात कर रही हैं। मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ। खैरपुर में एक 6 बच्चों की माँ जिसका शौहर एक बड़ी मामूली सी जॉब करता था, वालिद उसका बड़ा गरीब आदमी था, वो आजाद मुंतखब हुई है परवीन शेख। तो ऐसे लोग भी हैं और उसकी कहानी अगर आप देखिए कि उसको इलेक्शन के लिए रोका जाता रहा, उस पर दबाव डाला जाता रहा। उसका जो मुखालिफ उम्मीदवार जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, नफीसा शाह जो कि कायम अली शाह की बेटी है, उनका वो अब मुखालिफ उम्मीदवार की कैंपेन चला रही थी, तो परवीन शेख तब भी जीत गई। तो इस तरह के करैक्टर्स भी हैं। देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है ये बुनियादी जमहूरियत की बुनियाद है। ये इलेक्शन
ہوا ہے یہ ایک اچھی خوش آئین بات ہے. اس پہ جماعتیں ظاہر ہے اعتراضات کرتی ہیں, اور ایسا نہیں کہ وہ بلا وجہ اعتراضات کرتی ہیں, کچھ ہوتا بھی ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنے سسٹمز کو مزید بہتر کریں. صحیح. جیسے کہ سر آپ کو خود کہنا ہے کہ وہ جو آزاد منتخب ہوئی پروین جو بھی ہیں وہ تو ایسے بھی معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اعتراضات اٹھائے جانے چاہیے لیکن ثبوت کے ساتھ. سر بتائیے کہ وسیم اختر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس بھاری اکثریت سے جیت رہے تھے, لیکن جو ہے ہماری سیٹوں پر بھی جو ہے ڈسٹرب کیا گیا, ان پر بھی جو ہے حربہ استعمال کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور ٹھپے لگوائے گئے, اور انہوں نے ہماری سیٹوں پہ بھی جو ہے قبضہ کیا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کا کہنا ہے کہ کچھ حلقوں میں ہم جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی جیتتی, لیکن کچھ حلقوں میں ہمیں یقین تھا کہ ہماری جیت ہوتی, لیکن وہاں سے بھی پیپلز پارٹی جیتی ہے, اس کا مطلب ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, حقیقت سے نظریں نہیں چرانی چاہیے. صحیح. حقیقت یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے جانے کے بعد ایم کیو ایم جو ہے وہ حصوں بخروں میں بڑھ چکی ہے. صحیح. حقیقت یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی بلکہ میں یہ کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس کے جو ووٹر ہیں, اس کے کارکن ہیں, اس کے فالوورز ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, اور سیاسی شعور ان کا کافی بہتر ہے ود کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز. صحیح. اب ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا ہے, اور دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین جو کہ یونیفائنگ فیکٹر تھے وہ سیاست میں نہیں ہے, بے دخل ہو چکے ہیں. اب اس کے پیچھے ایم کیو ایم تو تقسیم ہوئی, لیکن ایم کیو ایم پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھی, اب وہ گئی اپوزیشن کے اتحاد کے ساتھ. تو جو ان کا ورکر ہے وہ مایوس ہوا ہے, وہ فردر تقسیم ہوا ہے, کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سیاسی ان میں جو سیاسی جو مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں ان کی کوئی رائے بھی اچھی نہیں ہے. تو اب یہ جب گئے ہیں تو اس کا یہ ایک آخر فیکٹ ہے. صحیح. جیسے کہ سر آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا بھی اتحاد رہا ہے موجودہ اتحادی حکومت کے ساتھ. اگر اس طرح کے معاملات چلتے رہے, ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہے, عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہے, تو آگے آنے والے الیکشنز میں کیا اثر جو ہے ڈالیں گے, اور ان کے آگے کے کیا جو ہے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے, الیکشن کے حالات اگر آج الیکشن ہو تو بڑی بری صورتحال ہوگی مسلم لیگ نون کی, کیونکہ مسلم لیگ نون فور فرنٹ کے اوپر ہے. جو بیگیج پی ٹی آئی نے اٹھانا تھا وہ مسلم لیگ نون نے اٹھا لیا, اور اب اس کا وہ خمیازہ بھگتے گی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ الیکشن کے دن اور الیکشن سے پہلے ایک ویو ہوتی ہے, جسے کہہ لیں کہ الیکشن ویو ہوتی ہے, وہ کسی کے جیتنے یا ہارنے کا سبب بنتی ہے یا اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. صحیح. سر یہ بیان سامنے ابھی آیا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, ڈاکٹر اسامہ بن نذیر نے, نائب امیر ہیں جے یو آئی کے, انہوں نے کہا ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی کی جو جماعت ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ نے سندھ کو ٹھیکے پر دے دیا پیپلز پارٹی کو نا, تو وہ سیاہ کرے سفید کرے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کافی خطرناک بیان انہوں نے دیا. جی, بات یہ ہے کہ ہمارا تو سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہے جی کہ اب ہماری سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ کر اپنی سیاست کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور چاہے وہ جے یو آئی فے ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, کوئی ایک جماعت بتا دیں جو اسٹیبلشمنٹ سے الگ ہو کر سیاست کرتی ہو, کوئی ایک بھی نہیں ہے ان میں. صحیح. لیکن ابھی ایک ڈفرینٹ بات آئی ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اب پولیٹیکل ہو چکے ہیں, یعنی کہ اب ہم سیاست میں نہیں ہیں. بالکل ایسے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مانا کہ پہلے سیاست میں تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, تو چلے یہ بھی مان لیتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے اور اگر جے یو آئی فے کے پاس کوئی ثبوت ہے تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پہ وہ ثبوت جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں, تاکہ ہم اسٹیبلشمنٹ پہ اور فوج پہ تنقید کریں گے. آپ تو کہتے تھے کہ نہیں ہے تو آپ ہیں, جب اس تنقید کے لیے کوئی ثبوت سامنے لائیں گے تو پھر ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. بالکل سر, آپ کا صحیح کہنا ہے کہ فیکٹ اینڈ فیگرز جو ہے سامنے عوام کے سامنے لانے چاہیے, اس طرح بے بنیاد الزام نہیں لگانے چاہیے کسی پر بھی. صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن سر یہ معاملہ جو ہے صرف پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیوں جو ہے سامنے آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی, ووٹ جو ہے خود کاسٹ کیے, اور اس طرح کا معاملہ صرف پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیوں آ رہے ہیں؟ اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب کوئی پارٹی جیت جاتی ہے, اگر ایک مثال دیتے ہیں, اگر آج پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی نواز حکومت
हुकूमत जो है ये कहेंगे कि धांधली हुई, जबकि वो मौजूदा हुकूमत भी है। और अगर पीटीआई जीतती नहीं है और नवाज हुकूमत जीत जाती है, तब पीटीआई की तरफ से कहा जाएगा कि जी धांधली हुई। तो ये इस तरह के मामला क्यों है? देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में साइन हुआ था, जिसके बाद काफी बेहतरी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आ गई थी। और आपको 2008 के इंतखाबात याद हो, उसमें मुस्लिम लीग नून ने धांधली का शोर नहीं मचाया था। सही। आपको 2013 के इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नतीजे को तस्लीम किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। इब्तदाई, ठीक है, लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने आके धरना दे दिया था। आपको याद हो, 1 साल मुश्किल पूरा हुआ था एक गवर्नमेंट का। और जब इमरान खान साहब का फैक्टर आया और उस वक्त जनरल DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम उनको सपोर्ट करते थे, उस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो उनको सपोर्ट करती थी। तो ये एक साजिश थी जो कि 2013 में उस वक्त की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ की गई थी। और अभी वो जो कैरेक्टर्स हैं, वो किरदार है, वो तस्लीम करते हैं। तो पीपल्स पार्टी का नाम ले रही हैं आपकी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों? देखिए, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिंध में हुए हैं। सिंध में रूलिंग पार्टी पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल। अगर सिंध में किसी ने कोई एतराज करना है तो जाहिर है पीपल्स पार्टी पे एतराज आएगा, क्योंकि हुकूमत उनकी है, या इलेक्शन में ज्यादा वोट्स या ज्यादा सीटें उन्होंने अपने नाम की हैं। सही। तो जाहिर है ये फितरी बात है, उसकी बजाय की। सही सही। सर, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का ये कहना है कि इंतखाबात नहीं ढोंग था जो बेनकाब हो गया। तो इस तरह के बातों को आप किस नज़र से देखते हैं सियासी हवाले से, क्योंकि आपकी काफ़ी इस पर ग्रिप है, तो इस हवाले से आप बताएं हमारी आवाम को, क्योंकि आवाम जो है सहाफ़ियों पर रिलाई करती है। तो हमारा काम है कि हम ऐसा सहाफ़ी उनको हक़ाइक़ बता दें, तो बाकी फिर वो फैसला करने वाले हैं। लेकिन हम अगर बाइस्ड हो जाएं, किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें, तो अवाम फिर कहाँ जाएगी, फिर किससे वो जो है हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से बताइएगा कि जो उन्होंने कहा, ये सियासी पार्टियों के लीडर्स रहनुमाओं की तरफ से ये बयानात सामने आ रहे हैं कल के जो सियासी इंतखाब हुआ और उनके नताइज के बाद के इंतखाबात नहीं ढोंग था जो बेनकाब हो गया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पोलराइजेशन पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा हो चुकी है। कोई एक दूसरे पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, ना एक दूसरे की इज्जत करने के लिए तैयार है। और सच्ची बात यह है कि ये पोलराइजेशन का फैक्टर इमरान खान है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप तू तराक करेंगे, और इमरान खान साहब के पास लोगों की एक सपोर्ट थी, इमरान खान के पास फौज की एक सपोर्ट थी, इमरान खान के पास अदलिया की और मीडिया के एक हिस्से की भी सपोर्ट थी। अगर वो उसको यूटिलाइज करते तो कंस्ट्रक्टिव काम करते, लेकिन उन्होंने बड़ी बदकिस्मती है कि उन्होंने सिर्फ तकसीम की सियासत की और आज भी वही कर रहे हैं। सही। तो अगर इस तरह के मामला चलते रहे तो आप क्या देखते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल सियासी हवाले से? अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी, जो अदम इस्तेहकाम भी सामने आएगा। और इसी हवाले से आप जो देख रहे हैं कि जमात इस्लामी ने ट्रेन मार्च का आगाज़ किया है और एहतजाज का भी सिलसिला जारी है। और उनका ये कहना है सर कि जो है गुज़श्ता हुकूमत, इमरान हुकूमत जो थी, वो उसकी पॉलिसीज़ और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी सेम है और महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई इन दोनों की पॉलिसी सेम है? देखिए, बात यह है कि जमात इस्लामी कोई ऐसी जमात नहीं है जिसका कोई रेफरेंस भी दिया जाए। सही। जमात इस्लामी अवाम की तरफ से मुस्तरद शुदा जमात है। सही। अगर इस जमात की कोई इलेक्टोरल हैसियत होती तो आज तक कम से कम किसी एक सूबे पे ये हुकूमत कर लेते इंडिपेंडेंटली, तो वो नहीं किया। आज भी सेनेट में इनके एक रुकन है और कौमी असम्बली में भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक ही रुकन है, अब्दुल अकबर चतराली साहब। बिल्कुल सही। ठीक है, जो कि जिनका अपना इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए पहली तो बात यह है कि अपना रेफरेंस ठीक कर लें। दूसरी बात यह है कि सियासत में ये सारी चीजें हो रही हैं और मनफी चीजें हो रही हैं जो कि अच्छी नहीं है, मुल्क के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मुल्क को जिस बड़े बहरान का सामना है वो मईशत है, वो गुर्बत है, वो भूख है। ठीक है, और वो मुल्क को जो दूसरे बड़े बहरान का सामना है जिसका कोई नाम नहीं ले रहा, वो आबादी और क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट तो पूरी दुनिया का फिनोमेना है और आबादी पाकिस्तान का फिनोमेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन जो असल इश्यूज है इनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, बाकी सियासी बयानबाजी और एक दूसरे की तौहीनबाजी तो बहुत ज्यादा हो रही है।
सर सही सर, मुझे बताइएगा कि बिजली की कीमतों में भी गुज़श्ता दिन जो इजाफा कर दिया गया, तकरीबन 8 रुपये 7 रुपये कुछ पैसे इजाफा कर दिया गया है, तो आगे भी आइंदा आने वाले दिनों में भी इजाफा मजीद किया जाएगा। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि अवाम कब तक इस हुकूमत के आने को खुमियाजा जो भुगतती रहेगी, आपको क्या लगता है? और इन्होंने ये भी कहा है कि कल के बिजली की कीमतों में 1 माह के लिए इजाफा किया गया है, तो आपको लगता है कि इस बयानिए पर ये अमल भी करेंगे या सिर्फ 1 महीने के लिए इजाफा होगा, या आइंदा भी अवाम इस बिजली बम को इसी तरह सहती रहेगी? देखिए, बात यह है कि जब आपकी आमदन और अखराजात में बैलेंस नहीं होगा सही, तो फिर ये सारी चीजें होंगी, सही। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सही। ये ऐसे ही होगा। तो असल बात तो ये है कि हम अपनी आमदन और जो अखराजात है उसको मैच नहीं कर रहे, और फिर आमदन और अखराजात में जो तवाज़ुन है उसके लिए हमारे कुछ गैर जरूरी अखराजात है। आप देखिए कि हम इस सूरत हाल में भी हमारे सिक्योरिटी के ऊपर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, हमारी तालीम के ऊपर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, हमारी सेहत के ऊपर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, और इस तमाम के बावजूद भी बाज अदारे हैं जिनको हम मजबूरन चला रहे हैं। रेलवे उसके वो लॉस में है, PIA लॉस में है, स्टील मिल्स की सूरत हाल आपके सामने है। तो हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ से जाना होगा, हम नहीं जाएंगे इन अदारों को हम घसीटते रहेंगे तो फिर ये सारी चीजें होती रहेंगी, खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। फिर हम हुकूमतों में आते हैं तो लोगों की फौजी जफर मौज सरकारी उसके ऊपर भर्ती कर लेते हैं सरकारी महकमों में, तो फिर ऐसा ही होगा, फिर तो उसका हल कोई नहीं। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया एजाज अकबर यूसुफजई ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। सर बताइएगा, कल जो इलेक्शन हुए और नताइज उसके आपके सामने है, पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, लेकिन बाकी 8 जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका कहना है कि वो इन नताइज से नाखुश हैं, इनको नहीं मानते, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर आप सिंध की थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो देखें सिंध की एक तारीख रही है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा वहाँ डोमिनेट किया है। सही। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है ये सिर्फ ये नहीं है कि आप जाते हैं और पर्ची पे स्टैंप या सिग्नेचर करके वोट डाल देते हैं। यहाँ बरादरीइज्म, वडेरा सिस्टम, ये पूरी चीजें हैं जो बड़ा मैटर करती हैं किसी भी इलेक्शन में, वो लोकल बॉडी इलेक्शन हो, वो प्रोविंशियल हो या वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो। सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग किस्म का वडेरा सिस्टम मौजूद है, जहां पर ये लोग जो हैं वो इस चीज पर काफी ज्यादा जो है वो यकीन रखते हैं कि जहां पर जिस इलाके में इलेक्शन हो रहा है वहां के जो वडेरा हैं वो किसकी हिमायत करते हैं, वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं या वो किसी भी लोगों की किसी खास तबके की हिमायत कर रहे हैं। देखिए, हमेशा से ही सिंध में इलेक्शन में धांधली के इल्जाम लगे हैं, बिल्कुल, और आपको मालूम होना चाहिए कि सिंध में हमेशा से ही यही स्टैंडर्ड रहा है, यही तरीकाकार रहा है इलेक्शन का। और जो दीगर जमातें होती हैं जैसे MQM है, बाकी जो इंटेलिजेंस की जमातें हैं, नेशनलिस्ट जो जमातें हैं, वो हमेशा से ही सिंध में यही इसी किस्म के इल्जाम लगाते रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई देखे ना ठोस उस हवाले से कोई इकदाम सामने नहीं आए कि अगर धांधली हुई है तो 20, 25, 30 साल की तारीख उठा के देख लें कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा वहां पर रूल किया है, तो क्या हर दफा ही धांधली से ये हुकूमतें बनती हैं? क्या हर दफा ये मैनेज करके ही इलेक्शन लड़ते हैं? तो ये मेरे ख्याल में अब इस चीज से हमें बाहर आ जाना चाहिए। इलेक्शन है जिसने, और अल्टीमेटली देखिए इलेक्शन मैटर करता है कि आखिरी दिन और आखिरी टाइम पे मैनेज किसने किया है। बिल्कुल सही। सो अगर जो मैनेज कर सकता है वो विनर होता है। तो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि 30 साल 35 साल से एक पार्टी रूल कर रही है और वो अभी भी गांधी की सियासत के ऊपर आई हुई। लोग वहां पीपल्स पार्टी को मानते भी हैं, पीपल्स पार्टी का वहां इन्फ्लुएंस भी है, पीपल्स पार्टी के वहां के जो कैंडिडेट हैं उनका वहां इन्फ्लुएंस है, वहां वडेरा सिस्टम है, वहां पर बरादरीइज्म है, वो इन चीजों को बड़ा मैटर करते हैं। नेशनलिस्ट जो जमातें हैं वो इतनी बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी को डेंट डाल सके। MQM का खास एक पॉकेट है वोट्स की, वो वोट बैंक है उनका, जिस पर वो जो मखसूस सीटें हैं वो ले जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस पे इल्जाम लगाए कि धांधली हुई है या इसके, जिसने इलेक्शन मैनेज कर लिया है अब वो मैनेज कर गए। और आपके सामने ही है कि अगर माजी में कोई और जमात वहां से जीतती रही और पीपल्स पार्टी जीत रही है फिर तो आप इल्जाम लगाते हुए अच्छे भी लगते हैं कि जी धांधली से पीपल्स पार्टी आई है। तो ये वही काम है कि जैसे पंजाब में नून है और KP में कभी ANP हुआ करती थी PTI आने से पहले,
تو میرا نہیں خیال کہ اب اس کو آپ اوور آل اس الیکشن کو آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی نے داندلی کر کے یہ سیٹیں اٹھا لی ہیں. میرے خیال میں تو اگر مینج ہوتا ہی ہے لیکن اتنے بڑے سطح پر مشکل ہے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ وہاں پر ایک اثر رسوخ ضرور ہے پیپلز پارٹی کا. صحیح. سر اگر اس وقت معاملات رہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتحادی حکومتوں کی جو ہے یہ اس وقت حکومت چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ایم کیو ایم کا بھی انفلوئنس ہے, ایم کیو ایم کا بھی اتحاد موجودہ حکومت کے ساتھ رہا, پیپلز پارٹی کا اتحاد پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا, لیکن اگر اس طرح کے معاملات ضمنی انتخابات میں سامنے آئے اور پھر ڈیفینیٹلی کشیدہ حالات ہو جائیں گے, آپسی معاملات جو ان کے کشیدہ ہوں گے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت پر اثر انداز ہوں گے اور اس کے منفی نتائج سامنے آئیں گے. دیکھیں جی, ایک تو چیز بڑی آپ کو کلیئر ہونی چاہیے, جرنلسٹ کی یہ حالات اس طرح نہیں ہیں جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ زرداری صاحب کے عشق میں مبتلا ہو کر خالد مقبول صدیقی صاحب نے حکومت کا ساتھ دیا ہے. یہ ان دونوں نے شہباز شریف کے عشق میں مبتلا ہو کے جو ہے وہ اس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کے پیچھے کچھ اور عوامل ہیں, کچھ اور مطلب آپ کچھ ایسی پاور قوتیں ہیں جو ان کو اس پلیٹ فارم پر لانے پر مجبور کر رہی ہیں, اور یہ ان کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں جا سکتی. یہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ چلتا رہے گا. یہ اسی طرح کبھی کوئی ناراض ہوگا, کبھی کوئی راضی ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان الیکشنز کے اوپر کوئی فیڈرل حکومت میں کوئی ڈینٹ آئے گا, یہ آپس میں ناراض ہوں گے یا کوئی اتحادی حکومت کو کوئی نقصان پہنچے گا. وہ اپنی جگہ پر یہ چیزیں اپنی جگہ پہ چلتی رہیں گی. صحیح. سر بتائیے گا مہنگائی کے حوالے سے بتائیے گا کہ مہنگائی کا جو بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, اور بجلی کی قیمتیں بھی, بجلی کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 7 روپے اور کچھ پیسے بڑھ چکی ہے دوبارہ سے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ عوام کب تک ان تمام معاملات کو دیکھتی رہے گی اور کچھ کرتی رہے گی؟ دیکھیے مہنگائی تو ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ 4 سال جس طریقے سے پچھلی گورنمنٹ گئی ہے اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی ہوم ورک نہیں کیا. انہوں نے فیول پرائسز کے حوالے سے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, دوسرا جو LNG کی خریداری ہے وہ ٹائملی نہیں کی, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو کم ریٹ کے اوپر جو ہے وہ چیزیں مل سکتی تھی انہوں نے وہ چیزیں نہیں اٹھائیں. تو تمام وہ اس کے اندر کوئی ایک ایلیمنٹ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کو انہوں نے الزام ٹھہرائیں کہ جی وہ اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہے. یہ تمام عوامل جو ہیں یہ ساتھ مل کے ہی مہنگائی کا جو ہے وہ ساتھ ہو رہی ہیں, اور اس طریقے سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب یہ آنے والے وقت میں مزید مہنگائی بھی بڑھے گی, بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی کیونکہ شارٹیج ہے. پھر آپ کی جو بجلی گھر ہیں وہ جو ہے وہ تو سر شہباز حکومت کیا کر رہی ہے, کوئی اقدامات کرے نا, عوام کو ریلیف چاہیے. دیکھیے شہباز حکومت اقدامات تو شاید کر ہی رہی ہوگی, میں ان کو کوئی اسپوکس مین تو ہو نہیں, لیکن ایز اے جرنلسٹ میں ضرور دیکھتا ہوں جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے سے جی ان کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں انرجی کرائسس ہے. آپ کے پاس ہائیڈرو جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کو تھرمل کے اوپر آپ کو دیگر جو سورس آف انرجی ہے ان پر جانا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو فرنس آئل چاہیے, آپ کو LNG چاہیے, گیس چاہیے. تو جب آپ ان چیزوں سے بجلی بنائیں گی تو اس کا ریٹ آٹومیٹکلی ہی بڑھے گا, اور اس پہ جب سبسڈی بھی نہیں دیں گی تو پھر وہ ریٹ ڈائریکٹ عوام کو ہٹ ہوں گے. جب ہٹ ہوں گے تو مہنگائی ہوگی, اور یہ تمام چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی وقت جو ہے نا وہ یہ کہنا. لیکن مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی آپ دیکھ لیں, آپ یورپ کے ساتھ, UK کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ فیول پرائسز کر لیں تو ادھر بھی یہی حال ہو رہا ہے. یہ صرف ہم پاکستان میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں پاکستان کی صورتحال کا اندازہ ہے. اگر آپ اپنے کسی جاننے والے سے باہر پوچھیں تو وہ بھی اسی بٹی میں چل رہے ہیں سارے. تو اوور آل پوری دنیا پہ ہی کرائسس ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ کووڈ نے تباہی پھیری ہوئی ہے, کہیں پر جو رشیا جو وار ہے اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو تمام چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, اور یہ اب حالات سے آگے ورس ہو سکتے ہیں. بہتر ہونا تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اگر یہ موجودہ حکومت اس حالات کو یا روک ملے تبھی میں کہوں گا یہ غنیمت ہوگی, لیکن مجھے کچھ حالات آگے بہتر نظر نہیں آ رہے. مایوسی گناہ ہے, لیکن پھر بھی ہم اچھی کی طرف سوچ سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں بھی آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انرجی کرائسس تو ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے. جی شکریہ ادا کروں گی اپنے مہمانوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان انم نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.